हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड ऑफ क्लासेस स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री पेपर के बारे में, राइट। तो देखिए, जैसे जैसे एग्ज़ाम आते जा रहे हैं, है ना, वैसे वैसे स्टूडेंट में एक रहता है कि हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, है ना। तो उससे एक आइडिया आपको लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है, किसी टॉपिक से क्या नहीं पढ़ना, राइट। तो देखिए, देखते हैं 2022 का पेपर हम एनालिसिस करते हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे षटकोणीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है ना। तो देखो, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। CDS इसका एग्जाम्पल है ना, CDS। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए कि निम्न में कौन सा गुण अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्यक गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप जानते हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किस पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन दी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। देखिए, प्राशन दाब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जबकि ये तीनों प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कौन कौन सी होती हैं? पहली आपको पता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ कौन सी होती है? प्राशन दाब। तो इसका आंसर क्या है? प्राशन दाब। नेक्स्ट आइए, निम्न में कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताया जाता है क्या कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। हम बताते हैं आपको, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल यानी प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रियाएं। दूसरी होती हैं कौन सी? कैटालिटिक डिकम्पोजिशन, है ना, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। कैटालिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब है जिनका डिकम्पोजिशन कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में होता है, तो वो भी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं। तो अब आप आसानी से पहचान सकते हो इसमें। देखिए, हमारी थर्ड रिएक्शन को आप चेक करोगे तो दिस इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, और वहीं हम इसका आपको एग्जांपल बताते हैं कि दिस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट आइए, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं? ओके। तो देखिए, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपको सिखाया जाता है किस तरह से 6 कार्बन एटम होते हैं और इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। तो 1 से 6 हमारे पास कार्बन आइटम हो जाएंगे। ये OH आ जाता है इधर, H, इधर OH, इधर OH, इधर OH, ये H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब आप चेक करोगे तो ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है ना। ये जो OH है हमारे, ये सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है। कितने? 4 सेकेंडरी OH ग्रुप होते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। जबकि केवल एक, है ना, एक कैसा होता है? 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप होता है, ठीक है। टोटल एल्कोहलिक ग्रुप कितने होते हैं? 5। तो अब आपको आंसर मिल गया अपना कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं। तो आंसर क्या है? 1, है ना। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स टू द क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ हेलोफोम अभिक्रिया देगा? वेरी गुड। देखिए, हेलोफोम अभिक्रिया में आपको बताया जाता है कि द कंपाउंड्स विच हैविंग दीज ग्रुप, यानी जिनमें मिथाइल कीटो ग्रुप पाया जाता है वो हेलोफोम रिएक्शन देगा, और जिनमें एल्कोहलिक ग्रुप ये वाला पाया जाता है ना, ये वाला एल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है, वो भी हमारा हेलोफोम अभिक्रिया देगा। अब आप आसानी से पहचान सकते हो कि इनमें कौन सा कंपाउंड हेलोफोम अभिक्रिया देगा। यानी इसका आंसर फर्स्ट, ये सिंपल मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है उसमें, है ना, जो पहले वाला मैंने भी आपको समझाया। नाउ नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन चेक करते हैं। ठोस में बिंदु दोष के उदाहरण सहित लिखिए। और भाई, पॉइंट डिफेक्ट बताने आपको ठोसों में, है ना। तो देखो, पॉइंट डिफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है 2 टाइप के होते हैं। एक स्टोशियोमेट्रिक, है ना, स्टोशियोमेट्रिक, और एक होते हैं हमारे पास नॉन स्टोशियोमेट्रिक, ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट। स्टोशियोमेट्रिक में आप 2 टाइप्स पढ़ते हो इसके, एक पढ़ते हो आप शॉर्ट की, है ना, और एक पढ़ते हो आप फ्रैंकल। याद करो,
याद करो शॉर्ट की में क्या होता है, शॉर्ट की में क्या होता है, सेम नंबर में कैटायन एंड एनायन अपने स्फीयर से गायब हो जाते हैं, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, NaCl का एग्जांपल हम लेते हैं। NaCl की स्ट्रक्चर में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, है ना, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरह की स्ट्रक्चर होगी उसकी। अब इसमें क्या होता है, एट द टाइम ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन इसमें से सेम नंबर एनायन और कैटायन गायब हो जाते हैं, ठीक है, सेम नंबर। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ, इस Cl को गायब कर देता हूँ, ठीक है, एक Na को गायब कर देता हूँ। तो इस टाइप के हम डिफेक्ट को नाम देते हैं क्या, शॉर्ट की डिफेक्ट, है ना। इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है, याद रखना, शॉर्ट की डेफिशिएंसी यानी शॉर्ट की में कमी हो जाती है तो हम ट्रिक याद रखते हैं DS, है ना, DS डेफिशिएंसी शॉर्ट की, ठीक है। कैसे क्रिस्टल में ऑब्जर्व होता है, याद रखना है, शॉर्ट की डिफेक्ट्स आर ऑब्जर्व इन दोज क्रिस्टल फॉर विच देयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 6, ठीक है, एंड जिसमें एनाइन का साइज कैटाइन के साइज के बराबर होता है। ये पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है ये, कि शॉर्ट की डिफेक्ट किस टाइप के क्रिस्टल में ऑब्जर्व होते हैं। और शॉर्ट की डिफेक्ट के कारण क्या होता है, द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस, यानी क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की, है ना, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटाइन अपनी लैटिस पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, अंतराकाश में चला जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ जिंक ऑक्साइड का, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है दिस इज Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, ये लैटिस था। अब इस लैटिस में से क्या होगा, ये जो Zn2 पॉजिटिव आयन है, सपोज दैट यहाँ से निकलकर अपने लैटिस पॉइंट से निकलकर इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है ना, यहाँ आ जाता है। तो बस इस टाइप के डिफेक्ट को हम नाम देते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। सर कैटाइन ही क्यों जा रहा है, एनाइन क्यों नहीं जा रहा, तो देखिए इसका सिंपल आंसर है कि कैटाइन का साइज छोटा होता है, इसीलिए वो आसानी से निकल जाता है ना, एनाइन नहीं निकलता। तो अब इसके कारण क्या हो रहा है, डेंसिटी पे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता, है ना, डेंसिटी कोई छोड़ के थोड़ी जा रहा है, तो डेंसिटी पे देयर इज नो चेंज। किस टाइप के लैटिस में ऑब्जर्व होता है, याद रखना है, जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 होती है ना, 4 के बराबर होती है या 4 से कम होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, जिनमें कैटाइन का साइज एनाइन से छोटा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, याद रखना, ठीक है। तो शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराए विद द एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट आइए नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में एक पहला हम पढ़ते हैं क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिनमें मेटल की अधिकता हो जाए। तो ये कैसे हो सकती है भाई, ये हो सकती है ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एनाइन, ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एनाइन, एनाइन की वैकेंसी से ये डेफिशिएंसी हो सकती है ना, मेटल की डेफिशिएंसी, सॉरी मेटल एक्सेस यानी मेटल की अधिकता हो सकती है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन ये डायरेक्ट भी पूछता है कि द क्रिस्टल ऑफ NaCl, जो कि कैसा होता है, कलरलेस होता है, सभी ने देखा है, सभी के घरों में होता है, हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, सोडियम वेपर की प्रेजेंसी में जब हम इसे हीट करते हैं तो ये बिकम्स येलो, इट बिकम्स येलो, यानी ये कैसा हो जाता है, पीले कलर में चेंज हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन। तो इसके लिए हम देखेंगे क्या होता है, क्या है, देखो अगर मैं Na की वेपर्स की प्रेजेंसी में हीट करूंगा तो Na किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब ये जो सोडियम आयन है कि NaCl की सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाते हैं, है ना, एडजॉर्ब। तो देखो कैसे, NaCl का लेटेस हमारे पास ये है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ये लेटेस है, ठीक। अब इसकी सरफेस पे हमारे सोडियम आयन वो वाले एडजॉर्ब हो जाते हैं कहीं भी।
जो सोडियम आयन एडजॉर्ब होंगे तो ये क्लोराइड आयन को, है ना, किसी एक क्लोराइड आयन को लैटिस से लेकर वो उड़ जाते हैं ना। वो वाले सोडियम आयन और ये वाला क्लोराइड आयन किसके फॉर्म में निकल जाते हैं, ये NaCl के फॉर्म में निकल जाते हैं। अब यहाँ क्लोराइड की एक कमी हो गई भाई, एनाइन की कमी होगी, लेकिन क्रिस्टल न्यूट्रल नहीं रहा। आपको पता है कि न्यूट्रलिटी के लिए सेम नंबर ऑफ आयन होने चाहिए, कैटायन एंड एनायन। तो उस क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए जो इलेक्ट्रॉन था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो इसका इस पोजीशन ग्रहण कर लेता है, ठीक है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, किसको करता है, विजिबल लाइट को। याद रखना कि सर हमें कैसे पता चलेगा, याद रखना है, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल को कलर प्रोवाइड करता है, और वो कलर कौन सा, येलो कलर, ठीक है। क्या सर कोई और भी कलर होता है, हाँ होता है, लेकिन आपको NaCl का येलो कलर याद रखना है, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो क्योंकि इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण ये कलर प्रोड्यूस हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं, इस सेंटर को एफ सेंटर, शॉर्ट में क्या नाम देते हैं, एफ सेंटर। एफ सेंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि जर्मन भाषा में कलर को हम नाम देते हैं फारवे या फारवे जेंडर, ठीक है, इसलिए हम इन्हें नाम देते हैं एफ सेंटर, ओके। तो आपका अलग से क्वेश्चन भी आता है कि एफ सेंटर किन्हें कहते हैं, वो भी क्लियर हुआ होगा। और देखो मेटल एक्सेस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ क्लोराइड छोड़ के चला गया, है ना। तो जैसे सपोज दैट 10 Na थी और 10 Cl थे, अब उसमें से एक Cl कम हो गया, तो इसका मतलब मेटल एक्सेस हो गया, नहीं हो गया, यस। चलो दूसरे टाइप से हो सकता है कि ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, है ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दूसरा कैसे हो सकता है, ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। तो एक्स्ट्रा कैटायन कैसे प्रेजेंट हो सकता है, देखिए इन द क्रिस्टल ऑफ जिंक ऑक्साइड, है ना, जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल कैसा होता है, कलरलेस होता है। अब जब ये इस कलरलेस क्रिस्टल को हीट किया जाता है तो ये भी येलो कलर का हो जाता है, कैसा हो जाता है, येलो कलर का। सर सभी येलो हो रहे हैं, क्या ऐसा होता है, नहीं नहीं नहीं, येलो नहीं होते, बट ये दोनों क्रिस्टल, अच्छी बात है कि आपके लिए दोनों येलो हो रहे हैं, तो याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमारे पास LiCl है एंड KCl है, इनका कलर अलग अलग होता है, ये पिंक होता है और ये वायलेट होता है ना, तो कलर अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे येलो होते हैं। चलो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल था, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल, इसमें एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव आयन, क्योंकि ऑक्सीजन तो निकल गई, है ना, जो एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव आयन है वो इसके इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं ना, ये यहाँ आ गए। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं तो इसको क्रिस्टल को न्यूट्रल करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल बिकम्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, नो प्रॉब्लम। बट आप देख पा रहे होंगे यहाँ कि एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव आयन लैटिस में आ गए, जिसके कारण इस डिफेक्ट को हम नाम क्या देंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, राइट स्टूडेंट। तो आई होप आपके ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट दोनों टाइप के क्लियर हुए होंगे अच्छे से। पहले हमने स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़े, जिनमें 2 एग्जाम्पल पढ़े मैंने, कौन कौन से, एक शॉटकी और एक फ्रैंकल। नॉन स्टोकियोमेट्रिक में मैंने पहला एग्जाम्पल पढ़ा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट के मैंने 2 टाइप पढ़े, ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एनाइन एंड ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। नाउ नेक्स्ट आइए, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, है ना, इसका दूसरा टाइप होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है मेटल की कमी होगी, है ना, इम्पोर्टेंट है ये। कैसे सर, होता क्या है, देखिए जैसे हमारे पास फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल था, फेरस ऑक्साइड का, ठीक है। इस फेरस ऑक्साइड के क्रिस्टल में एट द टाइम ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन कुछ Fe आयन अपनी लैटिस पॉइंट से गायब हो जाते हैं। सर ऐसे कैसे गायब हो जाएंगे, अरे वही मैंने बताया, कैटायन का साइज छोटा होता है ना, इसलिए वो अपने लैटिस पॉइंट से निकल जाता है। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता कि सारे प्रेजेंट हों, अगर सारे प्रेजेंट होंगे तो ऐसे क्रिस्टल को तो हम आइडियल क्रिस्टल कह देंगे ना, फिर डिफेक्ट किस बात के।
तो डिफेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब उसमें कोई ना कोई कमी हो रही है। और कमी हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं कि कुछ Fe2 पॉजिटिव आयन सपोज दैट अपने स्थान से गायब हो जाते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बनाना है हमें, तो क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बनाने के लिए ये जो साइड वाले आयन हैं ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाते हैं, जैसे ये Fe3 में चले जाएंगे दोनों। तो 2 पॉजिटिव कम हुआ था, उन दोनों ने 2 पॉजिटिव को बैलेंस कर दिया, राइट। कि सर हम ऐसा करते एक ही Fe पॉजिटिव को 4 पॉजिटिव में ले जाते तो भाई दिक्कत हो जाती, क्योंकि Fe की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 नहीं होती, ठीक है, +3 में ले जाएंगे, राइट। तो इसके कारण क्या हो रहा है आप देख पा रहे होंगे, मेटल की कमी हो रही है, और मेटल की कमी हो रही है इसलिए हम इसे नाम देते हैं मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज दैट देखो Fe एंड O है तो 1:1 का रेशियो होता है, लेकिन डिफेक्ट हो गया तो आप लिख सकते हो Fe 0.982 है ना, Fe 0.93O, कोई भी लिख सकते हो, Fe 0.96O, ठीक है। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे डिफेक्ट बताए, पॉइंट डिफेक्ट बताए। अलग से क्वेश्चन आता है पॉइंट डिफेक्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको सारे डिटेल में बताए, राइट। और फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं फिर से इसको क्लियर कर दूंगा, राइट। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। देखिए परासरण को समझिए, ऑस्मोसिस। हमारे पास देखो एक सॉल्यूशन है, एक जगह सॉल्यूशन भरा हुआ है और एक जगह सॉल्वेंट भरा हुआ है ना। ये हमारा विलयन है सॉल्यूशन, ये हमारा विलायक है यानी सॉल्वेंट, और ये हमारी लगी हुई है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। तो होता क्या है देखो समझिए, विलायक के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर SPM यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवाह परासरण कहलाता है। फिर से सुनिए, द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। अब सिंपल आपको याद रखना है, विलायक का है ना, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की फ्लो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। चलो, तो ये तो रहा आपका परासरण, ठीक है। अब हम बात करते हैं विसरण की, है ना, डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई भी सबस्टेंस है ना, जैसे ये सबस्टेंस है का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो, यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात नहीं हो रही। किसी भी पदार्थ का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे आपके रसोई में कोई गैस सिलेंडर लीक कर रहा है तो वो किसका एग्जाम्पल है, विसरण का, ठीक है। आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द परासरण एंड यानी ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, राइट। नेक्स्ट आइए, विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी गुड। देखो विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कप्पा से। कप्पा बराबर क्या होता है, C/X। C इज द क्या है, चालकता, और X क्या है, सेल कांस्टेंट, ठीक है। अब कप्पा हमें क्या बताती है, देखिए समझिए, ये हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है तो कप और उसका ये छोटा सा पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं ना, तो हमें कप्पा क्या बताती है, द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान दो, ये पूरे सॉल्यूशन की बात नहीं करती है ना, पार्टिकुलर वॉल्यूम की बात करती है ना, तो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो किसी विलयन के पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट आयनों की चालकता को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। अब आइए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले बता दिया, कप्पा से बराबर क्या होता है C/X, और कप्पा बराबर क्या होता है 1/R/X। याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ओके। नेक्स्ट आइए, मोलर चालकता। तो देखो नाम से पता चल रहा है मोलर चालकता,
किसी पदार्थ के एक मोल द्वारा प्रोड्यूस कुल आयनों की चालकता को उसकी मोलर चालकता कहते हैं, है ना। द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, राइट, ऑफ द सब्सटेंस। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा एम से। बराबर किसके होता है? सिंपल याद रखो, कप्पा इंटू 1000 ओवर एम। एम इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन या मोलैरिटी ऑफ द सब्सटेंस। कप्पा इज द, अभी बताइए आपको, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना, जिसको मैंने निकालना अभी बताया था आपको। तो इस तरह से आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। अगर वास्तव में आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो देखिए चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा। और पे किस फॉर्म में? वही लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। और मैं छोटी छोटी वीडियो ही बनाऊंगा ऐसी, तो आपको हेल्पफुल रहेंगी। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।